जय श्री राम, जय श्री महाकाल। संत रवि गुप्ता जी से प्रेरित होकर, जिन्होंने नहीं कहा था मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर, उनसे ही प्रेरित लेकर मैं कहता हूं मैं निफ्टी की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है पोर्टफोलियो को लाल देखकर। नियर टू सबके पोर्टफोलियो लाल होकर रखे हैं और साथ ही साथ निफ्टी में उतनी चिंता नहीं दिख रही है। बट यहां से जो इतने ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे, क्या वो गिरकर अंडर वैल्यू हुए हैं? और कैसे निकालते हैं अंडर वैल्यूएशन, कैसे देखते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए लुक्रेटिव है या नहीं? तो इसी चीज़ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है इसमें मैं काफ़ी स्टॉक्स के बारे में भी बताऊं, काफ़ी स्टॉक्स का नाम भी लूं, बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक प्रोसेस है समझने के लिए कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स कैसे देखे जाते हैं। प्लीज़ इसे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन जैसे मत देखिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपनी खुद थर्ली रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। आपके जितने भी कमेंट्स किए मैं एक एक करके सबके ऊपर बना रहा हूं, बट यस इट विल टेक सम टाइम। ये वीडियो भी तभी बनाए जब आप लोगों के कमेंट्स में मैंने पिक किया कि आपको चाहिए कि अंडर वैल्यूएशन हम कैसे देखें। और बेटर अंडरस्टैंडिंग में हर वीडियो को कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। इसको भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले क्या मार्केट पॉजिटिव होगा, सेकेंडली एफआईआईज के चाल चलन, और थर्ड नंबर्स का खेल। तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, क्या मार्केट पॉजिटिव होगा। देखिए अभी के टाइम पर फरवरी मिड के बाद की अगर मैं बात करूं तो मुझे मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर Q2 और Q3 के रिजल्ट्स तो नेगेटिव थे। वो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। Q4 आने से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें बूस्ट करी है। बजट आया, बजट बहुत अच्छा था। दूसरी चीज़ आरबीआई ने जो ऑपरेशंस किए हैं, आरबीआई जो मेहनत कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे पास में लिक्विडिटी बनी रहे, वो एक पॉजिटिव बात हुई। बस एक नेगेटिव पॉइंट आती है, वो है एफआईआईज, क्योंकि एफआईआईज जबरदस्त बेच रहे हैं। वो क्या होगा वो सेकंड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। बट उसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स जो पहले एकदम टॉप पे पहुंच गई थी ना, वो नीचे गिरना आ गई है। मैंने इस वीडियो में उसके ऊपर काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपको बताया भी है। यू कैन चेक दैट वीडियो देयर ऑल्सो। एक पॉजिटिव बात ये भी है कि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 20 के आजू बाजू आ गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर निफ्टी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लग रही है, जो 26,200 पे लग रही थी। रही बात बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या सॉर्ट होंगे क्या? देखो सिंपल सी बात है, जब भी लिक्विडिटी को हम पंच करने की कोशिश करते हैं, लिक्विडिटी को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ समय लगता है। समय भी कैसे, 1-2 क्वार्टर का समय लगेगा जहां पर रियल इंपैक्ट दिखेगा। रही बात लेवल्स की, तो 22,000 750 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, ये सब जानते हैं। अगर उसको नीचे क्रॉस करके निफ्टी गई तो पेन होना है, ये हम भी जानते हैं। तो क्या मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है? देखो नेगेटिव है कि एफआईआईज भरपूर माल बेच रहे हैं, और माल बेचने के बाद अगर यहां पर बॉन्ड यील्ड्स गिर रही है ना, तो वो पॉजिटिव साइन हो गया। अगर बॉन्ड यील्ड गिरेगी तो जो एफआईआईज ने बॉन्ड में पैसा लगाया है वो उठा के वापस इमर्जिंग मार्केट्स में लगाएंगे, और इंडिया सबसे बड़ी चॉइस होगी। तो क्योंकि हम एफआईआईज के ऊपर इतनी बातचीत कर रहे हैं, लेट अस कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज एफआईआईज के चाल चलन। सबसे पहली चीज समझो, एफआईआईज जो सितंबर से जब से फॉल आना चालू है 26,200 से, उसके पहले एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्टेड थे 75.53 लाख करोड़, जो कि वहां से भरपूर बेचना चालू किए हैं, मतलब बेचे ही जा रहे हैं, और अब पहुंचे हैं ये 67.76 करोड़ एज ऑफ 31 जनवरी 2024 और 2025। अब उसके बाद भी देखा जाए तो फरवरी में भी माल बेच ही रहे हैं, हर दिन 3-4 हज़ार करोड़ एज इन, मतलब एक नॉर्मल बेसिस पर बेच रहे हैं। वहाँ से भी मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब 15,000 करोड़ तो बेच ही चुका होगा ये माल। तो इफेक्टिवली अब एफआईआईज बचे होंगे हमारे पास में करीब 67.6 लाख करोड़ के, जो कि देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर देखूं तो 12 से 15% अपने हाई से, मतलब अपने जितना इन्वेस्टेड था वहां से अपना पैसा विड्रॉ कर चुके हैं। अब ये कब तक थमेंगे? तो इसके लिए थोड़ा और पीछे वाला डेटा देखना पड़ेगा, जो कि बताता है कि 2021 में जो करेक्शन आया था उसमें एफआईआईज ने अराउंड 20% की अपनी होल्डिंग बेची थी। तो अभी तो इन्होंने करीब 15%, 12 से 15% बेची है, तो क्या और 5% और बेचेंगे? बट उसी के कॉन्ट्ररी 2023 में जो एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, वहां पर इन्होंने बेचा था करीब करीब 10% के करीब। तो 10 से 20% के बीच की एक रैली हो सकती है कि हाँ ये लोग वहां पर बेचते हैं अपना माल। ऑन एन एवरेज में 15% भी बेचूं तो उतने ये बेच चुके हैं। प्लस निफ्टी 22,800 या 22,700 को इतनी तेजी से नीचे क्रॉस नहीं कर रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो अब देखें अगर वो टूटता नहीं है तो उम्मीद तो और कम है, यहां से रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। ये बहुत थ्योरेटिकल बेस पे हम बात कर रहे हैं, अगर उसको नीचे क्रॉस कर गया तो दिक्कत आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे कौन से 4 सेक्टर्स हैं जहां पर एफआईआईज अपना माल भरपूर बेच रहे हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड। ऑयल, गैस एंड फ्यूल में इन्होंने अराउंड 27% अपनी होल्डिंग कम करी है। उसके अलावा जो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हमें दिख भी रही है मार्केट में, दैट इज पावर सेक्टर।
पावर सेक्टर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी नीचे करी है, मतलब 23.8% अपनी होल्डिंग नीचे करिए, कम करिए, विच इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर पावर थैंक्स टू 2 थिंग्स। वन, एनटीपीसी का जो ग्रीन का वैल्यूएशन था उसने पूरा मार्केट का मूड खराब किया, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी छोड़ नहीं रहे मार्केट, वो भी कुछ ना कुछ नया उतापा लेके ही आते हैं, जहां पर बोलेंगे मुझे रिन्यूएबल एनर्जी नहीं समझ आ रही है, मैं तो नॉन रिन्यूएबल के ऊपर जाऊंगा। तो भाई साहब रिन्यूएबल इतनी इतनी बूमिंग से स्थिति, तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर हिट आएगा ही ना। इसके अलावा 2 और सेक्टर्स है, एक है मीडिया और दूसरा है ऑटो सेक्टर। ये 4 सेक्टर्स में भरपूर सेलिंग हुई है, जबकि केमिकल में इन्होंने बाइंग करी है। अब आपको ये विजन क्लियर होना चाहिए कि इनका विजन थोड़ा बेहतर किस में है, केमिकल्स में, और बाकी इन चारों सेक्टर में दिक्कत है। बट एक चीज और, ये चारों सेक्टर अब अंडर वैल्यूड होते हुए दिखेंगे। क्या इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है? बिल्कुल है, ये चारों सेक्टर्स अच्छे हैं। मीडिया को मैं छोड़ दूं, पावर सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आप यूज नहीं करेंगे, हमारी कंट्री में यूज नहीं होगा, हम अपने घर में सोलर नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजों के बेसिस पर पहला फैक्टर तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप अंडर वैल्यूड स्टॉक देखें तो पहले देखें गिरावट सबसे ज्यादा किसमें आई है और इनका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। और अगला क्वेश्चन तो ये जरूर आता है कि क्या हम एसआईपी को रोक देंगे? अरे भाई साहब, इस एसआईपी तो ऐसे मार्केट में रोकनी नहीं है, इनफैक्ट और चालू करनी है और भर के भरनी है, क्योंकि हमें नीचे वाले भाव पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म विजन से आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट अस कम टू चैप्टर नंबर 3, नंबर्स का खेल। अब वहां पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसके बेसिस पर एक प्राइमरी बेसिस पर देखा जाता है कि वैल्यूएशन कैसा है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेट अस कम फॉर द फर्स्ट सेक्टर, दैट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में ऑन एन एवरेज 22 से 25, इधर आई विल से 25 से 27 के बीच में पीई होता है, जो एवरेज पीई आज की तारीख में है। उसको अगर मैं कंपेयर करता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 28 पे, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मारुति 27 पे। आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे? इंडस्ट्री के मीडियन से, इंडस्ट्री के बेस से। उसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करता हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत बजिंग है, टाटा मोटर्स 7.86 पे है। एज ऑफ नाउ देखा जाए टाटा मोटर्स अंडर वैल्यू हो गया है। अब क्या यहाँ से आप खरीद लोगे? नहीं, आपको अपना डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने डिसीजन खुद लेंगे। बट आप खुद सोचो, इंडस्ट्री का 27 पर है और टाटा मोटर्स का 7.8 पे है। अशोक लीलैंड 23.45, ये भी अंडर वैल्यूड है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 70 पे है, भाई साहब सुपर ओवर वैल्यूड हुआ ये। और साथ में हुंडई 24 पे। तो देखा जाए तो मोटा मोटी हुंडई, M&M, मारुति और टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है, बाकी सब थोड़े से वैल्यूएशन इनके ठीक है, अंडर वैल्यूड नहीं है। और अगर अंडर वैल्यूड नहीं है तो भाई साहब, तो हम तो अंडर वैल्यूड ही देखते हैं ना यार। साथ ही साथ इसमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। छोटी कंपनी है तो आप बड़ी कंपनी से एकदम कंपेयर नहीं कर सकते, अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें से एक फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अंडर वैल्यूएशन कैसे देखते हैं। उसमें से 2 पॉइंट समझे, एक तो कौन सी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, सेक्टर में कौन कौन सी सेलिंग हुई है, और साथ ही साथ दूसरा मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कैसे हम कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में नॉर्मली अगर पावर सेक्टर के इंडस्ट्री का पी देखे तो 28 पे होता है, एनटीपीसी 14 पे है। इसकी पूरी हालत खराब करी एनटीपीसी ग्रीन ने, अदरवाइज है ना कंपनी बहुत बढ़िया थी, कोई डाउट नहीं था इसमें। अदानी पावर है 11 पे, बट ग्रुप खराब हो गया है तो दिक्कत आ रही है। मतलब इन द सेंस के ऊपर बहुत खतरनाक न्यूज़ आती है यार, एकदम से बहुत स्टॉक 30% गिर जाता है तो डर लगता है। टाटा पावर 28 पे, अब इंडस्ट्री का भी 28 है, टाटा पावर 28 है। मतलब टाटा पावर ओवर वैल्यूड नहीं है बट अंडर वैल्यूड भी नहीं है। रही बात पावर ग्रिड की, एक ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरती बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती भी नहीं है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का होता नहीं है। रिन्यूएबल पे आ जाए तो रिन्यूएबल का भी 28 के करीब करीब इंडस्ट्री पी होता है। NHPC 27 पे है, तो अब NHPC का वैल्यूएशन ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, अच्छा वैल्यूएशन है। अदानी ग्रीन 98 पर है। रही बात NTPC ग्रीन 256, खुद दिमाग लगाओ कितना अंडर वैल्यूड है कितना ओवर वैल्यूड है। ऑयल एंड नेचुरल गैस और इन सब पे आ जाए, फ्यूल पे आ जाए, ONGC का 7.5 है जबकि इंडस्ट्री का 15 है। मैं क्यों ONGC मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं यार हम लोग, उसके बाद समझ में आता है। ऑयल इंडिया की OIL की बात करें तो 8.9 पे है, और एशियन एनर्जीज की बात करें तो 29 पे है। अब वो ओवर वैल्यूड है क्योंकि इंडस्ट्री का 15 है। रही बात ऑटो पार्ट्स की, तो ऑटो पार्ट्स का जो इंडस्ट्री पी है वो है 24, समवंदना मदरसन का है 22, ठीक वैल्यूएशन है। बॉश 39 पे है और उनो मिंडा इज 59। अब आप खुद देख लो कि आपको कौन सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, कौन सा अंडर वैल्यूड। फाइनेंस PSUs जो कि स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फाइनेंस करती है, उसमें एक उसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 19, IRFC का है 24, तो वहाँ से थोड़ी ओवर वैल्यूड है। PFC
मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी अमर अकबर एंथनी हम जिसके लिए बोलते हैं, PFC 5.5, REC जो एंथनी है हमारा 6.3 और IREDA 28। तो IREDA कंपेरेटिवली महंगी है, बाकी वो दोनों कंपनीज काफ़ी सस्ती हैं। IFCI जो कि अगेन इसी सेक्टर की कंपनी है, उसका है 96। तो देखो इस तरह से ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। आपको और भी डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, सिर्फ इसके बेसिस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो उसी के लिए अगर आपको डिटेल एनालिसिस सीखना है तो मेरा खुद का कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसके लिए रजिस्टर करा सकते हो। आप कमेंट कर दीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो माय टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू एंड अकॉर्डिंगली इफ यू रियली वांट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बन सकता है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बताइएगा और किस चीज़ पे आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।